नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई एक बेहतरीन जानकारी जानने के लिए। हाल ही में सेबी के चीफ तुहिन कांत पांडे जी के द्वारा एक्सपेंस रेशो एग्जिट लोड से संबंधित कुछ ऐसे फैसले किए गए जिससे निवेशकों में एक और कमाई बढ़ने का रास्ता क्लियर हुआ है। कहूं तो सही तरीके से हमारे देश में म्यूचुअल फंड कराते समय निवेशकों को जिस चीज से जूझना पड़ता है वो है एएमसी द्वारा वसूलने वाले चार्जेस, या फिर म्यूचुअल फंड्स को कंप्लीट होने पर या फिर मध्य में ही अगर आपको उन्हें निकालना पड़ जाए तो उस पर लगने वाले एग्जिट लोड्स। ऐसे में आज के सेशन में जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से सेबी के द्वारा एक आदेश से हमारे देश के तमाम म्यूचुअल फंड निवेशकों में एक और आय बढ़ने का सेंस डिराइव होगा। लेकिन इन सबको समझें उससे पहले आपको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में और एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड से संबंधित चर्चाओं के बीच से हमें ले चलना होगा। हमें आपको बताना होगा कि किस तरह से हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी ऑलरेडी इन सब बातों के बारे में जानते हो, लेकिन हमारा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाने का प्रयास होता है। आपको यह बताना होता है कि निवेश के लिए किस प्रकार से तरीके उपलब्ध हैं और कैसे कैसे तरीके फिलहाल एग्जिस्ट करते हुए आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। तुहिन कांत पांडे जी जो कि सेबी के चीफ हैं, उनके द्वारा सालों से म्यूचुअल फंड्स को लेकर के जो चली आ रही परंपरा थी उसमें हल्का सा परिवर्तन किया है। उन्होंने ब्रोकरेज रेगुलेशंस में कुछ परिवर्तन किए हैं, उनके अंदर कुछ डेकेड ओल्ड जो तरीके थे उनको रिव्यू किया है। इंडिया के मार्केट में हुए इन रेगुलेटरी रिवाइजेस को वर्ल्ड मीडिया ने भी कवर किया है। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है और उससे कि निवेशकों का खर्चा कम हो और उन्हें साफ साफ पता चल सके कि उनका पैसा असल में कट कहां रहा है। इसमें एक्सपेंस रेशो नियमों और ब्रोकरेज चार्ज को लिमिट में बदलाव करने की बात की गई है। यह है सेबी के द्वारा जारी किया गया वो आदेश जिसमें यह बात की गई है। तुहिन कांत पांडे जी के अनुसार अब सरकारी टैक्स जैसे एसटीटी, जीएसटी, सीटीटी, स्टांप ड्यूटी, इनकी सीमा को तय करके अलग रखा गया है। इन्हें बेस एक्सपेंस रेशो में काउंट किया गया। अब ये क्या है पूरी कहानी, इसको समझने से पहले मुझे आपको हल्का सा म्यूचुअल फंड तक लेकर चलना होगा, फिर मैं आपको एक्सपेंस रेशो तक लेकर चलूंगा। देखिए, जैसा आप और हम ये अच्छे से जानते हैं कि भारत में यदि आपको स्टॉक परचेज करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना होता है जिसके थ्रू आप शेयर परचेज करते हैं, स्टॉक के अंदर अपनी भागीदारी लेते हैं, उसके बाद उन्हें ट्रेड में रखते हैं। सेम डे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आप उन्हें बुक करके रखते हैं। शेयर खरीदकर उसके भाव को बढ़ते हुए देखना और भाव बढ़ जाए तो अपने शेयर को बेचकर वापस मुनाफा बुक करना या फिर अपना पैसा वापस एज एन इन्वेस्टमेंट रिसीव कर ले जाना। यही सामान्य प्रक्रियाएं फॉलो की जाती हैं एज एन इन्वेस्टर। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग डायरेक्ट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होते। ऐसे में वो एक और तरीका अपनाते हैं कि भाई देखो, आपको मैं पैसा देता हूं, आप मेरे बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट कर देना और इन्वेस्टमेंट उन शेयर्स में जो आप ठीक मानते हो उनमें करना और करके मुझे रिटर्न्स लाकर दे देना। यह भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन कोई भी बुद्धिजीवी हमारे निवेश को लेकर के अपने पूरे नॉलेज को क्यों खपाएगा या फिर अपना समय हमारे निवेश के लिए क्यों लगाएगा। मान लीजिए आपने 5-10 लाख रुपए भी किसी को दिए कि लो भाई इसे निवेश करते रहना। अब वो निवेश करके आपका पैसा बनाएगा तो इसके एवज में आपसे कुछ तो चाहेगा। लेकिन आपने कुल 10 लाख रुपए लगाए, लेकिन 10 लाख रुपए खर्च करके पैसा बनाने वाले व्यक्ति के पास भी तो इतना दिमाग है कि वो अपने पैसे को भी बड़ा करना चाहेगा, खुद भी ज्यादा कमाना चाहेगा, 10 लाख को ही थोड़ी ना रख के बैठा रहेगा। इसका मतलब वो व्यक्ति जिसने ये दिमाग बनाया है कि पैसा कैसे स्टॉक में लगाकर बनाया जा सकता है, वो व्यक्ति चाहेगा कि उसके पास बहुत सारा पैसा अगर हो तो वो उन सबके पैसे को एक साथ लगाएगा और उससे बढ़िया मतलब मुनाफा कमा के देगा। लेकिन जब वो खुद कमाकर आपको देगा तो आपसे कुछ कट एक्सपेक्ट करेगा। आसान भाषा में फिलहाल के लिए उसे आप एक्सपेंस रेशो में समझ लीजिए, ब्रोकरेज फीस में समझ लीजिए। ये एक ऐसा धन है जिसे म्यूचुअल फंड हाउस या एएमसी इसलिए आपसे वसूलती है क्योंकि वो कहती है कि भाई मैंने आपके बिहाफ पर ये पैसा लगाया, इसके लिए मेरी फर्म लगी, मेरे लोग लगे जो आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप पूछेंगे भाई साहब इसमें तो कोई बुराई की बात तो नहीं है, दे देना चाहिए पैसा तो। लेकिन सर हमें एक बात बताओ, सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां बैठी हुई हैं, निफ्टी में 50 कंपनियां बैठी हुई हैं। अगर मुझे 30 कंपनियों के अंदर ही निवेश करना हो, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि 30 कंपनियों में निवेश करना है। मैंने बोला कि 30 कंपनियों को क्लब कर दो, क्लब करके इनमें पैसा डाल दो।
इनमें पैसा डाल दो, इनका स्टॉक बढ़ेगा मेरा पैसा बढ़ेगा, इनका गिरेगा मेरा गिरेगा, सिंपल एज दैट। और हमें पता है कि स्टॉक मार्केट इन्हीं के थ्रू बढ़ता भी जाता है। मुझे इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की तो जरूरत पड़ी नहीं, सीधा उठा के डाल दिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा फंड जो इंडेक्स में ही पैसे लगाता हो, इंडेक्स फंड कहलाता है। जब आपको भी समझ में आ गया कि इसके अंदर पैसा लगाने में कोई ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ जो जो एंट्री करते समय जो टैक्सेस हुए या फिर जो स्टाम्प ड्यूटी हुई बस उतना ही हुआ, इसके अलावा कोई दिमाग खर्ची जैसा काम तो नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो साहब आपसे पैसा भी कम ही लिया जाता है। अर्थात ऐसे फंड्स जो आपको भी समझ में आ रहे हैं कि हाँ भाई इसमें कोई ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, 30 फंड है, बताओ पैसे लगाओ, ऐसे में इन्वेस्टमेंट करते समय इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट में आपसे ब्रोकरेज की राशि कम ली जाती है, आपका एक्सपेंस कम करवाया जाता है। अच्छा सर, एक और कदम बढ़ते हैं आगे। लेकिन सर मान लीजिए कि मैं तो सेलेक्टेड कैप में सेलेक्टेड स्टॉक निकालना चाहता हूं, मुझे पता है कि ये कंपनियां बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, पिछले साल से इस साल में इन्होंने इतना रिटर्न दे दिया है, मैं ऐसी सेलेक्टेड कंपनियों में निवेश करना चाहता हूं। तो भाई सेलेक्टेड कंपनियों में निवेश करने के लिए कोई आदमी बैठ के अपना दिमाग खपाएगा? जो खपाएगा वो आपसे कुछ ज्यादा चाहेगा। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति चाह रहा है वो तो आपसे यही चाहेगा ना कि भाई मेरा दिमाग खपा है, इतना समय लगा है तो पैसा दो। ऐसे में एक्सपेंस रेशो बढ़ जाता है। ऐसे ही एक्सपेंस रेशो कई बार कुछ बड़ी कंपनियां ये कहते हुए बाहर आती हैं कि एक काम करिए ना, किसी बुद्धिमान आदमी को बीच में क्यों एंट्री करा रहे हो, डायरेक्ट ही पैसा इन्वेस्ट कर दो, डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर दो। ये इसका तरीका ये है कि म्यूचुअल फंड में दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है। एक जाकर के आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मार दिए कि साहब फलानी कंपनी का म्यूचुअल फंड निकला था, एक्सिस का, एचडीएफसी का, किसी का, हम गए सीधा वहां से जाकर के म्यूचुअल फंड हाउस में पैसा दे दिए। लेकिन एक व्यक्ति कहता है सर मुझे ना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कोई आदमी चाहिए जो बताए कि इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, क्यों इसमें करना चाहिए, मेरी क्या जरूरतें हैं वो बताए। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट रेगुलर कहलाते हैं। चूंकि रेगुलर में फिर आपने एक आदमी जोड़ दिया तो वो आदमी फिर आपसे अपना कट लेगा, कट उसके भले ही छोटे होते हो लेकिन वो आपसे कट लेगा। ये सब चीजें एक्सपेंस रेशियो ब्रोकरेज के अंदर काउंट की जाती हैं। आरबीआई ने इनकी जो लिमिट थी ना कि आप अधिकतम इतना ले सकते हो, उसको नीचे कर दिया है कि भाई इससे ज्यादा मत लेना, घटा दिया है, उन एक्सपेंस रेशियोज को कम कर दिया है। अर्थात ब्रोकरेज में जो दिया जाने वाला पैसा था ना वो असल में आपका अब कम हुआ है। आप पूछेंगे अरे क्या ही फर्क पड़ रहा है अगर कोई मेरा पैसा बना रहा है, तो आज के सेशन में बताऊंगा फर्क क्या पड़ता है। अगर आपके पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा हो और एक्सपेंस रेशो अगर ज्यादा हो तो आपका जो कुल प्रोडक्ट बनकर आता है एनएवी से, जो पैसा बनकर आता है उसके अंदर जब कमी होती है तो ओवरऑल आपकी उपलब्धि कम होती है, कम पैसा लौट कर आता है। जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशो होगा आपके पास कमाई उतनी कम होगी, जितना कम एक्सपेंस रेशो होगा फाइनल रिटर्न्स आपके उतने ज्यादा होंगे। इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्सपेंस रेशो पर ध्यान जरूर देते हैं। भले ही कोई भी सेम स्टॉक या दो म्यूचुअल फंड अगर ए और बी हैं और वो सेम प्रकार का रिटर्न दे रहे हैं तो भी उनके अंदर एक्सपेंस रेशो आपका वो पॉइंट होता है जो बताता है कि देखिए रिटर्न का कितना असर पड़ रहा है। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए दो फंड है, ए फंड है और एक बी फंड है। दोनों में आपने मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट 10-10 हजार रुपए का किया। 10 साल की औसत रिटर्न मान लीजिए 13% के हिसाब से आ रही थी। दोनों तरफ 13% का हमने रिटर्न ले लिया कि साहब ये सालाना रिटर्न 13% की देती है। एक का एक्सपेंस रेशो 1% और एक का 2% है। देखो रिटर्न दोनों का सेम है, लेकिन अगर आप 10 साल बाद निवेश का कुल रिटर्न देखोगे तो जिसका 1% रिटर्न एक्सपेंस रेशो था ना वो तो 11,23,000 रुपए कमा के दे रहा है और जिसका 2% था वो 9,89 कमा के दे रहा है। इसका मतलब समझिए 10 साल की एसआईपी से आपने दोनों जगह पर जो पैसे लगाए थे उन पैसों में से आपका 1% और एडिशनल कट गया, क्योंकि एक्सपेंस रेशो यहां पर 2% था, यहां पर 1% था, तो आपके कुल में से 1% ही कटा। इसका मतलब दोनों जगह के रिटर्न्स में अगर आप अंतर देखें तो लगभग 1.25 लाख रुपए का अंतर आ गया 1% से 10 साल के अंदर। मतलब एसआईपी के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया ओवरऑल जब वो मिली तो 1% कितना भारी पड़ा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब जब 10,000 रुपए आप लगा रहे थे तब तो आपको वो 100 रुपए दिख रहा था कि ये 100 रुपए का ही तो फर्क है, लेकिन ओवरऑल वो 1,33,000 का पड़ा। ये तो 10,000 की एसआईपी थी, बहुत सारे लोग तो लाखों की एसआईपी करा रहे हैं, तो सोच के देखो उसका 1% कितना असर डालेगा। हालांकि एक्सपेंस रेशो में इतना अंतर नहीं होता है कि 1% 2% का हो जाए, लेकिन हाँ कई एक्सपेंस रेशो, जैसे एक मैंने अभी देखा उस पर 1.49% का एक्सपेंस रेशो था। अगर कोई दूसरा इसी तरह के रिटर्न देता हुआ मान लीजिए 0.5% में ही मिल रहा हो, तो जनरली जब भी लोग एसआईपी करा रहे होते हैं या निवेश करने जा रहे होते हैं तो वो एक्सपेंस रेशियोज चेक करते हैं। जो हमने कोर्स करा रखा है ना बातें बाजार की एप्लीकेशन में, जहां पे मैंने म्यूचुअल फंड्स पढ़ाए हुए हैं, उसमें डिटेल से सारी जानकारी दी है कौन सा फंड आपके लिए ठीक रहता है, या फिर ये समझिए कि कैसे चेक किया जाए कि आपके लिए क्या सही है, क्या देखना होता है क्या नहीं देखना होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करते हैं, वो सारा हमने डिटेल में बताया हुआ है।
खैर फिलहाल के लिए आपने सिंपल भाषा में यह समझ लिया कि एक्सपेंस रेशो के अंदर ब्रोकरेज, रेगुलेटरी लेवाइड और स्टेटरी लेवाइड्स को अब सेपरेट करके और उनके एक लिमिट के साथ बताया जाएगा। मतलब अब सेबी ने यह कह दिया है, जैसे मान लीजिए कि इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ना अभी जो सरकार के द्वारा तय था वो 1% एक्सपेंस रेशो था, अब उसे 0.9% कर दिया है। ऐसे ही जो ये था ईपीएफ मतलब फंड ऑफ फंड के अंदर इन्वेस्टिंग इन लिक्विड, आजकल ये एफओएफ की कहानी तगड़ी चल रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आजकल इसमें भी खेला चल रहा है। इसमें 1% था, इसको 0.9 कर दिया, ऐसे सबकी लिमिट्स को नीचे कर दिया है कि नहीं साहब पैसा कम लेंगे। तो एक्सपेंस रेशो कम होने से मतलब परसेंटेज जो सरकार के बताए हुए परिवर्तन जो हुआ है उससे ओवरऑल जो आपको फाइनल पैसा म्यूचुअल फंड से मिलकर आएगा उसमें लाभ होगा। इसी प्रकार से आपके चार्जेस को लिमिट किया गया है, फीस वसूलने के विकल्प में परिवर्तन किया गया। कई ऐसी फीस थी जो कि सेबी के द्वारा जो कि वसूली जाती थी एएमसीज के द्वारा, उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। एग्जिट लोड के बारे में कहा गया है कि एग्जिट लोड भी सेबी ने हटाया है कि भाई एग्जिट लोड को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कई बार लोग बीच में ही जब म्यूचुअल फंड को खत्म करके अपना पैसा निकालते थे तो उस पर एग्जिट लोड वसूल लिया जाता था, तो बोले इनको भी हटाना है। तो इस प्रकार से सेबी ने निवेशकों का भरोसा निवेश में बढ़ाया है, और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के साथ साथ जब आपकी आमदनी आने वाली हो, आपका जो संचित धन है जो आपने सेबी के मतलब एसआईपीज के माध्यम से इन्वेस्ट किया है, उसका जो टोटल प्रोडक्ट है वो आपके लिए लाभप्रद हो। अब सवाल बनता है कि साहब हमको म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या निवेश करना चाहिए, कहां निवेश। देखो मैंने वैसे तो खूब सारे इनके ऊपर डिटेल में जानकारी दी हुई है और इस पर तो कंप्लीट कोर्स किया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर उसे डिटेल में देखें। आजकल एक चर्चा बहुत चल रही है और वो है एफओएफ की। हम तो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक म्यूचुअल फंड बनाया स्मॉल कैप का, या एक म्यूचुअल फंड बनाया मिड कैप का या लार्ज कैप का। अब एक भाई साहब आते हैं जो कहते हैं भाई साहब आपका जो म्यूचुअल फंड है ना, इसका एक अंश मुझे दे दो, इस वाले का एक अंश मुझे दे दो, और इस वाले तीनों का एक एक अंश मुझे निकाल के पकड़ा दो। तीनों का एक एक निकाल करके पकड़ा दिया तो इस प्रकार से तीनों फंड का एक और फंड बन गया, जिसे फंड ऑफ फंड कह रहे हैं। आजकल ये तगड़ा चल रहा है साहब। आजकल क्या चल रहा है कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ढूंढ लिए, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ढूंढ लिए, कमोडिटीज ढूंढ ली कि ये अच्छा कर रही है, उन फंड्स में से निकाल लिया। मान लीजिए कोई गोल्ड का फंड है, उस फंड में से आपने एक फंड का अंश निकाल लिया, दूसरे फंड में से। मतलब आप सोच के देखो, एक म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए पहले ही एक एएमसी लगी हुई है, एक मैनेजर लगा हुआ है। अब आपके फंड्स में से भी फंड निकाल के एक और फंड बन गया, उस पर एक अतिरिक्त मैनेजर बैठ गया। तो फंड ऑफ फंड में आजकल एडिशनल मैनेजर की सुविधाएं चल रही है। साथ ही साथ में चूंकि आपको आपका निवेश करना है, करते समय आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। मान लीजिए कि एक फंड था जिसमें आपको केवल लार्ज कैप में मिल रहा था, या समझ लो कि गोल्ड में ही निवेश मिल रहा था। एक और फंड आता है जो आपसे कहता है केवल सिल्वर में ही निवेश करूंगा, आपने कहा मैं एफओएफ करूंगा, फंड ऑफ फंड में निवेश करूंगा, मैं गोल्ड में भी करूंगा, मैं सिल्वर में भी करूंगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आजकल लोग एफओएफ को चुन रहे हैं। ये एफओएफ किसी भी श्रेणी में आ सकता है, मतलब ये नहीं है कि एफओएफ किसी एक ही कंपनी का होता है। एफओएफ नाम है, मतलब टर्मिनोलॉजी है, म्यूचुअल फंड से ऊपर की एक टर्मिनोलॉजी है, म्यूचुअल फंड के ऊपर का फंड ऑफ फंड है, ठीक है ना। ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, गोल्ड और सिल्वर का जिस तरह से रिटर्न चल रहा है, इन्होंने मतलब अगर आप उठा करके देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर ने लिटरली मार्केट को बीट किया है। 20 साल के अंदर गोल्ड 17 गुना बढ़ा है, सिल्वर 12 गुना बढ़ करके दिया है। और अगर इस समय देखें, गोल्ड और सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है इक्विटीज को। गोल्ड 59% रिटर्न दिया है और सिल्वर 74% रिटर्न दिया है। इनको ध्यान में रखते हुए अब एनएफओज आ रहे हैं कि फंड ऑफ फंड लाए जा रहे हैं। जैसे अभी एक्सिस बैंक का एक फंड आया हुआ है, जो एनएफओ आया हुआ है 10 से लेकर के 22 दिसंबर के बीच में, जिसका उद्देश्य ही यह है कि म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर के अंदर निवेश करते हुए फंड ऑफ फंड को मैनेज किया जाए। मतलब समझिए कि आपका जो फंड है उसे डाइवर्सिफाई करते हुए निवेश करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक एसेट क्लास में पैसा डल गया या एक उसमें डल गया। आप सोचकर देखिए कि इस समय वर्ल्ड वाइड जिस प्रकार से देश बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदने लग रहे हैं, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज देखने को मिल रहा है, तो लोग स्टॉक की जगह गोल्ड और सिल्वर के अंदर आजकल फंड तलाश रहे हैं। और एक्सिस बैंक का ये वाला जो मैं फंड आपको बता रहा हूं, एक्सिस गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव एफओएफ करके जो फंड आया है, ये 22 तारीख तक ही उपलब्ध है। और इसने जो तरीका अपनाया है वो इनके अंदर फंड डाइवर्सिफिकेशन की, हाँ भाई लो सिल्वर भी आ गया और गोल्ड भी आ गया, तो ये तरीके चल रहे हैं आजकल। मतलब कुछ लोग जिस तरह से पहले डिजिटल गोल्ड के अंदर फोकस कर रहे थे, कुछ हमने भी आपको जानकारी बीच में भी दी थी, डिजिटल गोल्ड के अंदर लोग जा रहे थे, तो उससे ज्यादा सिक्योर, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर गोल्ड और सिल्वर के म्यूचुअल फंड में चले जाओ। ये मतलब कुछ ऐसे तरीके निकल कर आ रहे हैं। मतलब कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जो बताती हैं कि गोल्ड सिल्वर
का जो ग्लोबल फंड है ना, वो इंडिया के अंदर नया डाइवर्सिफिकेशन का थीम बनकर आया है। मतलब हम इंडियंस जो निवेश करते थे पहले कि इंडेक्स में कर दिया, कि हमने पैसिव स्टॉक के अंदर रख लिया, हमने स्मॉल कैप को पकड़ लिया, लोग इन दिनों जिस समय से एक साल के अंदर से जब से ये सिल्वर गोल्ड भागने लगा है, हमारे देश के अंदर एक नया ट्रेंड निकल कर आ गया। और वो ट्रेंड ये है कि साहब हम गोल्ड और सिल्वर के अंदर फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसको बहुत तेजी से ऊपर उठाते हुए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि निवेश के बहुत से तरीके निकल कर आ रहे हैं और आप जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ओवरऑल निवेश से पहले खुद से यह समझ लें कि मैं बहुत कंफर्टेबल तरीके से कौन सा पैसा निकाल सकता हूं, कहां निवेश कर सकता हूं। आप खुद जब ऑथराइज्ड तरीके से सोच लें कि हां भाई, मेरे को किसी भी प्रकार से इस निवेश पर घर वालों को दिक्कत नहीं देनी है, वो सब तैयार हैं, तो निवेश करने के लिए आप पहुंचे। कुल मिलाकर के जब भी आप किसी भी प्रकार का मॉडल अपनाएं, निवेश के लिए रिसर्च अपनी प्रॉपर करें। साथ ही साथ में जब ये एक्सपेंस रेशो की बात आपको पता चल गई है, तो निवेश करते समय दो चीजों को अवश्य देखें। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर को कंपेयर करें। क्या आपको वाकई में जरूरत है किसी व्यक्ति की जिसकी सलाह से आप निवेश करें? अगर जरूरत नहीं है तो आप जाकर के डायरेक्ट निवेश करें, या जरूरत है तो फिर रेगुलर ऑप्शन आपके सामने होता ही है। अगर कोई दो म्यूचुअल फंड आपके सामने लाए जाएं, फिर आपको बताया जाए कि देखो साहब ये इतना रिटर्न दे रहा है, ये इतना रिटर्न दे रहा है, तो दोनों के बीच में फिर कंपेयर उनका एक्सपेंस रेशो करें। एक्सपेंस रेशो के बाद में ही फिर आप डिसीजन लें। तो ये कुछ कॉमन ट्रेड्स हैं जिनको हमने अपने कोर्सेज में खूब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बाकी आप लोग अवेयर रहें, इसलिए हमने ये जानकारी, क्योंकि ये बड़ा परिवर्तन है, इसकी वजह से निश्चित ही जो हाउसेज हैं उनकी कमाई पर असर तो पड़ेगा। जो बड़े मैनेजमेंट हाउसेज हैं जो ब्रोकरेज से अपना धंधा चलाते हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, सेबी हमेशा निवेशकों का ध्यान रखता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।